नमस्कार सभी भाइयों को। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, राहुल लर्निंग जोन के अंदर। हम लोगों ने पीछे बात कर ली थी कि ब्रिटेन ने क्या किया था, जर्मनी क्या अमेरिका के अंदर क्या था, इंडिया में सुभाष चंद्र जो बोस थे, नेताजी, उन्होंने अपनी करेंसी बनाई थी। उनकी जो ये बात थी छुपाई गई इंडिया से कि आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं आगे 45 चैप्टर की। बाबा रामदेव के दमन का असली कारण क्या था। अब बाबा रामदेव ने बैंक और बैंकर्स के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। अब इनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया तो इसलिए जब उन्होंने काले धन के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया तो रात को आंदोलन का दमन कर दिया। और उनका एक बयान वे कहते थे कि जो ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें हैं ना, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन व हिटलर आदि उसके कुछ बाद शिकार हुए। पूरी दुनिया में ये दुनिया के साम्राज्यवादी और पूंजीवादी जो सोच हैं, इसके दो संस्थापक हैं। एक है रोथशिल्ड और दूसरा है रॉकफेलर, जो हमने पुरानी वीडियोस के अंदर बात की थी। भी रोथशिल्ड कौन था, इन्होंने स्टार्ट किए थे, ये पूरे अमेरिका पे राज किया करते थे ब्रिटेन इंग्लैंड वगैरह पे राज किया करते थे। दोनों एक ही संयोग के पांच बच्चे थे, उनके 5 बच्चे थे। एवं उसके जो हैं वो पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतें खड़ी हुई। उनके जो बच्चे थे उन्होंने पूरे इंग्लैंड यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड को पूरा हथिया लिया था। जब उसने अफवाह फैलाई थी झूठी कि भी हाँ इंग्लैंड तो हार गया, लोगों ने सारे अपने शेयर बेच दिए, उसने सारे शेयर खरीद लिए थे। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ और 18वीं शताब्दी की देन है और 17वीं शताब्दी के बीच में रोथशिल्ड पैदा हुआ था। रोथशिल्ड जो है यह यहूदी परंपरा में विश्वास रखता था। इसने बैंक और बैंकर्स की जो करेंसी की व्यवस्था है उसके जनक मूल रूप से यही हैं। बैंक और बैंकर्स में जो पूरा सिस्टम है, दुनिया में पूरी संपत्ति कहाँ जाती है, अंतोगत्वा या बैंकों की जाती है, बैंकों में जाती है। और जो हमने सोने में जाती है सोने और बैंकों की व्यवस्था का विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय की जो आर्थिक राजधानियां थी 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेजा दिया था। और उसने सबसे बड़ा बच्चा जो कि बहुत शातिर था, माने कि एक व्यक्ति ने ज़िंदगी में शातिरपने के अलावा कुछ किया ही नहीं था, खाली यही तिगड़म की कि सारी दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं उनकी संपत्ति अपने यहाँ बैंक में कैसी लाई जाए एवं उनके बैंकों से पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर पूरी दुनिया में 2 ही तो थे। एक तो पश्चिम जो कि पूंजीवादी जिसे हम बोलते हैं, और एक है साम्यवादी। साम्यवादी को भी फाइनेंस इन्हीं लोगों ने किया, 2 व्यक्तियों ने। साम्यवादी को और जो कि पूंजीवादी, दोनों को फाइनेंस किया किसने? रोथशिल्ड और रॉकफेलर ने। ये पूरी दुनिया को ऐसे खड़ी हो गई यानी कि पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लिया इन लोगों ने। अब बाद में बाबा रामदेव ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया। अच्छा, आजकल व्यवस्था परिवर्तन के हर मुद्दे पर बाबा रामदेव चुप्पी साध रहे हैं। क्यों? क्या इन लोगों से बाबा डर गए या समझौता हो गया? क्या कह सकते हैं भाई? नोटबंदी का खेल, नोटबंदी भी हुई थी। नोटबंदी का खेल देखते हैं। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए और भारत को एक गहरी आर्थिक मंदी में धकेलने के लिए नोटबंदी दरअसल बैंकर्स का ही एक सोची समझी चाल थी। 2008 में भारत के काले धन के आंकड़े बाहर लाना इन्हीं बैंकर्स का एक षड्यंत्र था। दुनिया को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों ने जब 2008 में विश्व स्तर पर मंदी लाने की कोशिश की थी,
तो अमेरिका तो अपने चपेट में आ गया था, यानी इसकी चपेट में आ गया था। उसने क्या किया था, फेक नोट कर दिए थे 50%। पर भारत में गुप्त धन होने की वजह से हम इस मंदी से अछूत रहे, यानी लोगों के पास ऐसे इतने इतने पैसे रख रखे हैं जो कहीं पता ही नहीं है। बाकी सारों का सिस्टम ऑनलाइन है, अपना ऑनलाइन नहीं है, इस वजह से हम बच गए। नहीं हमारे देश में इतनी मंदी आ जानी थी कि हमारे पास कुछ नहीं रहता। इस बात इस बात के शासकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने काले धन का मुद्दा छिड़वा दिया। यानी उन्होंने ये सेटअप तो बिठाया था 2008 के अंदर कि इस देश में जब हम, यानी कि एक षड्यंत्र रचाएं जिससे कि काला धन है वो बाहर आ जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन्होंने छुपा के रखा हुआ काला धन, ऐसे नहीं कि बैंकों में घूम रहा है इनका काला धन। अब इसको दिमाग खराब हो गया बैंकर्स का, बोला इसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस पहले तो इस जो छुपाया हुआ पैसा है उसको बाहर निकलवाओ। वो लोगों को गुप्त धन बाहर निकालना चाहते थे ताकि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुकाबला करने वाला कोई बचे ही नहीं, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों पे कोई मुकाबला ना कर सके। पहले जन धन योजना से बैंकों के खाते खुलवाना और सभी बैंकों को आश्रित करना कि उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। यानी सारा सिस्टम ऑनलाइन कर देना उनकी सोची समझी रणनीति है कि हम में हर एक बैंक अकाउंट की डिटेल पता हो, किसके खाते में कितने पैसे हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब भारत में मंदी और महंगाई के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना और आसान हो गया, क्योंकि अब इनको हम भारतीयों की क्षमता पता चल गई है कि किसके पास किस शहर में लगभग कितना धन है। दूसरा लोगों के पास जो भी सोना चांदी इत्यादि रखना है उसको भी लूटने की तैयारी इनकी चल रही है। यानी कि इनको अभी तक ये नहीं पता कि इंडिया में सोना कितना है, किसके पास कितना है, इस चीज़ की भी तैयारी चल रही है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जिसका ऑनलाइन डिजिटल कोई काम नहीं, अगर इसको बैंक में रख दोगे तो गड़बड़ है, अपने घर में रखो दबा के कहीं। ये लोग पहले ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए एक बार कोशिश कर चुके, असफल रहे, लेकिन जल्द ही ये किसी न किसी तरीके से देश के लोगों को सारा सोना चांदी भी निकलवा लेंगे। साथ ही आने वाले समय में लोगों का सारा पैसा डिजिटल कर आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और कागज़ के नोट भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक नंबर का काम है भाई, सारे देश को लूट लो और उस दिन भारत को गुलामी पक्की हो जाएगी और ये विदेशी ताकतें सदा सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर लेंगी। फिर जो कोई देशभक्त इन विदेशी जालिमों के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, भी उसे कोई चीज़ नहीं देंगे, उसका बैंक अकाउंट लॉक कर देंगे। करो भाई, नोट चलेंगे नहीं, ऑनलाइन पेमेंट होगा नहीं तो भूखे मरो। इकोनॉमी हिटमैन, इकोनॉमी को हिट करने वाला बंदा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एडम लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने के दो तरीके हैं, एक तलवार की धार से और दूसरा कि उसको कर्ज के जाल में फंसा करके। इस कर्ज के जाल में गुलाम बनाने की प्रक्रिया विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉन पर्किंस ने अपनी पुस्तक कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमी हिटमैन में समझाया कि जॉन पर्किंस पहले इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे, परंतु बाद में चेतना जागृत हुई और जॉन ने इन लोगों के विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया और ये बताते हैं कि पहले संसाधनों को संपन्न किसी राष्ट्र को ढूंढा जाता है जिसमें प्रॉपर तरीके से संसाधन अवेलेबल हो, फिर उस विश्व बैंक या IMF से विकास के नाम पर विशाल ऋण दिलाया जाता है, भी आप लोग डेवलपमेंट करो, आपको लोन दे देंगे, जबकि पैसा लोगों को नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों को जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां ओपन करनी पड़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण डॉलर ऋण में लिया जाता है, यानी कि ऋण में क्या लेंगे, डॉलर लेंगे, वो डॉलर महंगा है इसलिए ऋण और उसका ब्याज डॉलर में चुकाना पड़ेगा। अगर कोई भी देश एक बार ऋण जाल में फंस जाता है तो ऋण वापस नहीं चुकाया जाता, तो वे जॉन पार्किंसन की तरह इकोनॉमी हिटमैन को भेजते हैं हिटमैन को, और उन देश को ब्लैकमेल करते हैं,
ब्लैकमेल करते हैं, बोला ऐसा तो करना पड़ेगा, ये लॉ एंड ऑर्डर तो लेके आना पड़ेगा। इस तरह से उन देश में सुधार के नाम पर कुछ शर्तें लगा करके पूरे देश पर स्वामी बन जाते हैं। उन शर्तों के अंतर्गत वे कुछ देश की मुद्रा का अवमूल्यन करने को कहेंगे, जिससे सस्ती दर पर देश के संसाधनों को लूटा जाए। यानी उन शर्तों के अंतर्गत उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन करने को कहेंगे, जिससे सस्ती दर पर देश के संसाधनों को लूटा जा सके। यानी कि पैसे को गिरा देंगे, पैसा गिरा, उनके डॉलर हैं, अपना कम है तो कम है, तो वो अपने कम पैसे में भी अपनी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से ये लोग सारे प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ियों के भाव में ले जाते हैं। वे संसाधनों का ही असली धन है। अगर ये लुट गए तो देश को बचा पाना मुश्किल है। बहुत ही बढ़िया बात, अभी पीछे अरावली वाली बात हो रही थी, ये इन्हीं का ही खेल है भाई, कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी वालों का। मार दो सड़ों को, काट दो, जौन सा अरावली बात लगा। वैश्वीकरण के चक्रव्यूह में फंसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बैंक, बिजली प्रणाली, जल बोर्ड, बीमा कंपनियां बेचने के दबाव बनाएंगे। वे यह भी चाहेंगे कि वह देश युद्ध में उनका साथ दे। यानी कि अगर जिससे ऋण ले रखा है वो ये भी चाहेंगे कि हमें हमारे सपोर्ट करें। उनके लिए अपने देश के उत्तर अटलांटिक संधि संबंध, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, अच्छा, वे यह भी चाहेंगे कि देश युद्ध में उनका साथ दे और उनके लिए अपने देश के उत्तर अटलांटिक संधि संबंध यानी नाटो या अमेरिकी सेना के सैन्य या अड्डे, मिलिट्री बेस का निर्माण करे और संयुक्त राष्ट्र में मतदान में उनका साथ दे। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या कह रहा है। अगर कोई देश इन शर्तों को नहीं मानता तो वे लोग पार्किंसन की तरह हिटमैन भेजते हैं और इकोनॉमी हिटमैन पहले उस देश के नेता को भ्रष्ट करके आर्थिक साम्राज्य के अधीन रहकर उनके इशारों पर काम करने के लिए कहेगा। अगर कोई नेता फिर न माने तो उनको मारने के लिए लोग भेजे जाएंगे या देश की सत्ता उखाड़ फेंकने के जनता या सेना से तख्ता पलट कर दिया जाएगा, यानी उनकी सरकार बदल दी जाएगी। तो अगर देश की जनता और सेना के साथ हो तो वह बच जाएंगे और फिर उस देश को बदनाम करके युद्ध के माध्यम से अपना काम करवाएंगे। यानी किसी भी तरीके से काम तो करवाएंगे। फिर आता है युद्ध, कुछ लोगों के लिए सही, कुछ लोगों के लिए गलत। ईरान और ग्वाटेमाला 1953 to 1954 लोकतांत्रिक ढंग से मोसादेक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। उनके कौशल को देखकर टाइम पत्रिका ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। मोसादेक ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर ईरान के लोगों को लाभ पहुंचाने की घोषणा की। अमेरिका ने करोड़ों डॉलर के साथ CIA एजेंट कर्मिट रूलवेल्ट ईरान भेजा और ईरान के विद्रोह करवाया। मोसादेक सत्ता में फेंक दिए और कठपुतली के रूप में शाह को लाया गया और इस तरीके से यह देश जोड़ तोड़कर साम्राज्य बनाने का नया तरीका बन गया। अरबेज 1951 में उस समय ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने जब देश यूनाइटेड फ्रूट कंपनी में जकड़ में था। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के जकड़ में था। वह अरबेज लोगों को उनकी ज़मीन वापस करना चाहते थे। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी में अमेरिका के लोगों का मानस बनाने के लिए एक पब्लिक रिलेशन फर्म में के माध्यम से अमेरिका में एक बड़ा अभियान छेड़ा, जो कि अरबेज के रूस की कठपुतली है, कम्युनिस्ट आतंकवाद है। अमेरिका ने अरबेज को मारने के लिए एजेंट भेज दिए और विमान भेज दिए और अंत में सेना भी भेज दी
औरंगजेब को मार गिराया। यानी इसने कहा था भी ये जो पूरा देश है वो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि किसानों को उसकी ज़मीन वापस मिल जाए। इस चीज़ के पीछे काम कर रहा था अरबेज। इसको मार दिया गया, विमान भेजे और जितनी भी सारी चीज़ें भेजी और इसको बोला निपटाओ जल्दी करके। चिले 1973 के अंदर इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT कक्षा 9वीं में की लोकतांत्रिक राजनीति 1 दिसंबर 2006 की पाठ्यपुस्तक, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए चिले को राष्ट्रपति साल्वाडोर आयदे की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र के 2 किस्से। राष्ट्रपति आयदा हिटमैन, चलो इधर पढ़ते हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छे, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि देशद्रोह करने वाली ताकतें मुझे सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी। तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर से बेर वे स्थितियां बनेंगी जिससे कि आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना करेंगे रचना के आगे बढ़ेंगे। और चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मेरा महापराध कायरता और देश विद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ये साल्वाडोर आयदे की आंखें भाषण के कुछ अंश हैं और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। और यह भाषण अब उन्होंने देखो ये कहा था, चिले के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने, हम देखते हैं कि उन्होंने 11 सितंबर 1973 में सुबह दिया था और उसी दिन फौज ने उनके सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और आइंदे चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया और 1970 को राष्ट्रपति चुने गए थे। जाने के बाद आइंदे में गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू किए। इनमें शिक्षण प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने की कार्यक्रम शामिल थे। इनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा तांबे जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने वाले व चर्च थे। जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इनके खिलाफ थी। 1773 के अंदर को सैनिक तख्ता पलट। 11 सितंबर 1773 में आइंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री को अपने कार्यालय पहुंच गए। तो सेना ने लोगों को उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया और सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणा की कि राष्ट्रपति पद छोड़ने को कहा और आइंदे ने इस्तीफा दे और देश के बाहर चले गए। इनको इनकार कर दिया। फौज कुछ करती इससे पहले कि उन्होंने रेडियो पर अपना संदेश दे दिया, जिसके कुछ अंश हमने सुने, हमने शुरू में पढ़े। और फिर फौज में राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगे। फिर फौजी हमले के राष्ट्रपति आइंदे की मौत हो गई और आखिरी भाषण में वे कुर्बानी की बात कर रहे थे। 11 सितंबर 1973 में चिले में कुछ हुआ। सैनिक तख्ता पलट कहते हैं इसे। बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आइंदे के शासन से खुश नहीं थी और उन्हें तख्ता पलट कराने वाले गतिविधियों की मदद और उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्ता पलट के बाद में पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अगले 17 साल तक राज किया।
पिनोशे की सरकार के आइंदे के समर्थक और लोकतंत्र की मांग करने वाले का दमन किया और उनकी हत्या करवा दी। इसमें चिले के वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बेशले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होने से इनकार कर दिया। जनरल बेशेल की पत्नी बेटी को जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया और सेना ने 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी सारे लोग लापता हो गए और कोई नहीं जानता था कि उनका क्या हुआ। इक्वाडोर 1981। अभी हमारे पेज बचे हैं सिर्फ 10 पेज। एक्वाडोर क्या कहते थे, देखो एक्वाडोर कहते थे कि जेम रोल्दस ने एक्वाडोर के संसाधनों को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का वायदा किया और यह सुनिश्चित करने के लिए यह चुनाव लड़ा गया कि वह अब तक रिकॉर्ड मतों के राष्ट्रपति बने। जॉन पार्किंसन ने उनसे कहा कि अगर तुम और तुम्हारा परिवार हमारे खेल खेलो तो ठीक, और तुम बहुत अमीर बन सकते हो। बोला ये खेल खेल लो, बहुत अमीर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम वो नीति अपनाओ जिससे कि वायदा जनता से किया था तो माफ़ कीजिए पर आपको मरना पड़ेगा। आप कह रहे भी आप जो वादा जनता से किया वो अगर आप पूरा करते हो तो आपको निपटा देंगे। और इनको भी क्या कर दिया, एक विमान दुर्घटना में रोल्दस की मृत्यु हो गई। जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वैसे ही पूरे देश को घेर लिया गया और नज़दीक एक सैनिक अड्डे पर से अमेरिकी सेना को वहां से जाने की अनुमति थी। कुछ लोगों ने देखा कि विमान से एक मिसाइल टकराई और उसके बाद वह गिर गया। इस बात की गवाही देने से पहले ही 2 मुख्य गवाहों की कोई कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, यानी गवाही भी नहीं देनी जाती। नेक्स्ट, पनामा 1981 के अंदर पनामा के राष्ट्रपति उमर टोरिजस बहुत करिश्माई व्यक्ति थे। वे वास्तव में अपने देश की मदद करना चाहते थे और जब जॉन पार्किंसन ने उनकी रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, देखो जॉन, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे देश के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका उस सारे विनाश की भरपाई करे जो कि उसने मेरे लोगों के साथ किया है। मैं एक ऐसी स्थिति में होना चाहता हूँ जहाँ कि मैं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों उनकी स्वतंत्रता दिलाने व संयुक्त अमेरिका की इस भयानक उपस्थिति से मुक्त कराने में मदद कर सकूँ। आप हमारा बुरी तरह से शोषण कर रहे हो। मैं तो बस पनामा लोगों के हाथों में पनामा नहर वापस दिलाना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब 1981 में मई के जेम रोजदल की हत्या कर दी और उमर को उसके बारे में पता चला और उमर टोर्चिजस ने अपने परिवार को एकत्र किया और कहा, शायद अगला नंबर मेरा है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ यहाँ था वो कर दिया। और मैं पनामा नहर पर फिर से बातचीत की और नहर अब हमारे हाथ में होगी। उसी वर्ष की जून में 2 महीने बाद वे सभी विमान दुर्घटना में मारे गए। वह टोर्टिजस के सुरक्षा गार्ड ने अंतिम क्षण में उसे एक टेप रिकॉर्डर सौंपा जिसमें एक बम था और उनको भी निपटा दिया गया वही। नेक्स्ट, वेनेजुएला 2002। इन्होंने क्या कहा था, 1998 में हुगो सेवेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और वो भी वेनेजुएला के तेल के मुख्य रूप में वेनेजुएला के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वायदे के कारण भी उन्होंने कहा था भी मैं ये तेल है अपने लिए यूज़ करेंगे। वेनेजुएला में 2002 में एक तख्तापलट की कोशिश की गई जिसमें कि निश्चित रूप से CIA का हाथ था। विपक्ष ने कुछ हजारों लोगों के प्रदर्शन करने भेजा
और टेलीविज़न की मदद से इस भीड़ को दिखाया गया कि लाखों क्रांति होनी चाहिए, लाखों लोग क्रांति चाहते हैं। फिर से सेना से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने सेवेज को बंदी बनाया और अमेरिका के पक्षधर सत्ता में आ गए और वे सेवेज के अमेरिका को सौंपने वाले थे। इस षड्यंत्र को समझ करके अचानक सेवेज के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर गए और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और अमेरिका के पक्षधर लोग भाग गए और सेवेज को मुक्त करा लिया गया और लोगों ने ताकत के सामने अमेरिका भी टिक नहीं पाया और सेवेज का षड्यंत्र से बच गए। यानी कि वहाँ के लोग जागरूक थे इसलिए बच गए। नेक्स्ट है इराक 2003। इराक के बारे में देखते हैं भी क्या है। सद्दाम हुसैन एक समय में CIA के एजेंट थे और अमेरिका ने उन्हें सत्ता में बैठाया, पर उन्हें लगा कि वे शासक हैं और अमेरिका के लिए काम करना बंद कर दिया। उन्होंने इकोनॉमी हिटमैन ने पहले घूस देनी चाहिए पर वो नहीं माने। उन्होंने मारने के लिए कुछ लोग भेजे और उनकी सुरक्षा मजबूत कर दी गई, इसलिए बच गए और उनका तख्ता पलट करना चाहा, पर लोगों और सेनाओं उसके साथ थी। अमेरिका ने 1919 में इराक में युद्ध छेड़ा पर जीत नहीं पाया। यानी कि इराक के साथ युद्ध तो लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। एक्चुअल में वो ये तख्ता पलट करना चाहता था पूरा का पूरा, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दी। पूरी की पूरी जनता थी वो इसके साथ, यानी कि उस व्यक्ति ने रिश्वत लेने से भी मना कर दिया। जितने भी उसे टॉर्चर करना था वो भी सारे चीज झेल गया। वो उसे ब्लैकमेल किया वो भी नहीं हुआ। उसने तख्ता पलट करने की कोशिश की वो भी नहीं हुई। लास्ट में ऑप्शन बचा युद्ध का, वो युद्ध कर दिया फिर भी हार गया। अब देखते हैं आगे उसने क्या किया होगा। सद्दाम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर मुक्त व्यापार के लिए इराक को तेल दूसरी मुद्राओं में देने की घोषणा कर दी। बोला दूसरी मुद्रा में हम तुम्हें तेल देंगे, इसमें नहीं देते। इस कदम से अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। 2003 में रासायनिक हथियारों का भय दिखा करके सद्दाम को बदनाम करके युद्ध छेड़ा गया और अब की बार जीत गए और 2005 में सद्दाम को फांसी दे दी गई। यानी कि झूठे एलिगेशन लगाए गए सद्दाम के ऊपर और लोगों ने मान लिए और लोग मानेंगे तो वहीं तो देश गया कुएं में। मरो अब भुगतो, अपने भी तो वही कर रहे। इराक में युद्ध चलते रहे, इसलिए एजेंटों की मदद से दोनों तरफ आर्थिक सहायता की गई। उदाहरण के तौर पर 2005 में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ने अरब लाखों के पोशाक पहनकर लोगों को खुलेआम गोली चलाई और पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें बर्सा शहर की जेल में रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने जब अपने दोनों अधिकारियों को छोड़ने को कहा तो बर्सा सरकार ने मना कर दिया और ब्रिटिश सेना शहर में टैंक घुसा करके जेल तोड़कर उन्हें छुड़ा ले गई। ले भाई कर लो। नेक्स्ट, समकालीन परिदृश्य। समकालीन परिदृश्य क्या कह रहे हैं? अमेरिकी जनरल वेसल क्लार्क ने 2007 में एक साक्षात्कार में बनाया कि अमेरिका ने 2001 में 7 देश इराक, सीरिया, ईरान, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान पर कब्जा करने की रणनीति बनाई। किसने? अमेरिका ने। इन 7 देशों में एक समानता यह थी कि कोई भी देश बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के सदस्य नहीं था। इस तरह से इनकी बैंकिंग पर कब्जा नहीं था। यानी कि इनके पास क्या था? ये वाला कि इन 7 देशों में एक समानता थी कि कोई भी देश बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का सदस्य नहीं था। यहाँ का गद्दाफी के मुख्यालय या कार्यालय में लीबिया में शिक्षा और चिकित्सा हर किसी के लिए मुफ्त थी।
गाड़ी और तेल के दाम बहुत सस्ते थे और यहाँ तक कि नवविवाहित जोड़े को गुजर बसर के लिए 60,000 दिनार लगभग 32 लाख रुपए मिलते थे। और 2011 में लीबिया में गद्दाफी के विरुद्ध नाटो सेना ने विद्रोह को हथियार देकर तख्ता पलट कराया और पूरे विश्व में यह बताया गया कि गद्दाफी एक अय्याश आदमी है जिसको मारकर अच्छा किया। सूडान को 2 हिस्सों में बंटवा दिया। सीरिया, लेबनान, ईरान और सोमालिया में भी ये लोग अशांति फैला रहे हैं क्योंकि ये सब लोग इस्लामिक बैंकिंग के पक्षधर हैं और अपने तेल को डॉलर में नहीं बेचना चाहते। इससे अमेरिका बर्बाद हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर था अपना, क्या नाम है, मानसिक गुलामी। हम मन से गुलामी कैसे करते हैं। ये लोग दुनिया को लगभग सभी देश, राजनीति, उद्योग, व्यापार, मीडिया, तेल, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, ऐतिहासिक तथ्यों, यहाँ तक कि हमारे मानस सोच को भी आंदोलनों तक को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये सोचते हैं हम लोगों की सोच तक कंट्रोल कर लें। ये लोग नहीं चाहते कि हम ज़्यादा सोचें, इसलिए शराब, ड्रग, टेलीविज़न, मीडिया, हम हर तरह से साधनों को हमें मनोरंजन में व्यस्त रखें, हमारे लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं फ्री के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि हम ज़्यादा सोचकर महत्वपूर्ण लोगों के रास्ते को रोड़ा न बने। और बेहतर होगा कि आप लोग जाग जाएं और देखें कि कुछ लोग आपके लिए जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं। भाई बहुत बड़ी बात कह रखी है इन्होंने कि ये लोग चाहते हैं कि आप कुछ जान ना पाओ, कुछ पढ़ ना पाओ। अगर जितना तुम पढ़ लोगे तो इनके रास्ते का रोड़ा बनोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे। परम उद्देश्य एक विश्व सरकार। अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए वे लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का व्यवधान सामने आए। इसलिए वे चाहते हैं कि विश्व में एक सरकार, एक सेना, एक भाषा, एक करेंसी और एक बैंक हो। यानी विश्व की एक करेंसी, एक भाषा, एक बैंक हो, एक सरकार हो पूरे विश्व पे जो कंट्रोल करते हो पूरे वर्ल्ड को। जेम्स बार्बर बैंकिंग परिवार के एक सदस्य लिखते हैं कि तुम इसे पसंद करो या नहीं, वे एक विश्व सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सरकार विजय से बनेगी या सहमति से बनेगी। यानी कि या तो ये जीत के बनेगी, लड़ाई युद्ध करके बनेगी, अदरवाइज ये सहमति से बन जाएगी, लेकिन बनेगी जरूर। डेविल रॉकफेलर का मानना था कि हमें चाहिए बस एक सही विशाल संकट और सभी देश विश्व की नई व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे। यानी कि एक ऐसा संकट जो पूरे देश पे आ जाए, पूरे विश्व पे आ जाए, और ये लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, एक सरकार को जो उसकी मदद कर दे। और ये होगा भाई। समाधान क्या है इस चीज़ का, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अभी इस चीज़ का समाधान क्या है, हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली लेकिन हमें समाधान पता नहीं चला। इस चीज़ में पता चलेगा समाधान। क्या मात्र राजनीतिक सत्ता परिवर्तन करके या व्यवस्था परिवर्तन किए बिना किसी तरह के बदलाव लाना संभव है, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था के मूल में अर्थव्यवस्था ही है। यानी सारी चीज़ों की जड़ अर्थव्यवस्था है। एवं व्यवस्था के पिरामिड में बैंकिंग व्यवस्था को बदले बिना क्या किसी भी तरह का समाधान संभव है। समाधान के तौर पर सर जोशिया स्टॉम्प, बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक, 1920 में ब्रिटेन में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति को टॉक्सस विश्वविद्यालय 1927 का भाषण, उनका भाषण था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जादुई तरीके से पैसे बनाती है। यानी कि उनको पैसे थोड़े लगते हैं, कुछ भी लिख दो पैसे बन गए। यह प्रक्रिया शायद जादू का अभी तक सबसे बड़ा आविष्कार है। बैंकिंग की कल्पना में अन्याय है और यह पाप में जन्मी है। बैंकर्स पृथ्वी के मालिक हैं। जो बैंकर्स है वो पूरी पृथ्वी का कंट्रोल करते हैं, मालिक हैं।
अगर इसे तुम उनसे छीन भी लो तो उन्हें पैसे बनाने की शक्ति देकर रखो। क्या कहा उसने कि अगर इसे तुम उनसे छीन भी लो पर उन्हें पैसे बनाने की शक्ति देकर रखो तो वे कलम के एक झटके के साथ धरती को फिर से वापस खरीद लेंगे और पर्याप्त पैसा बना लेंगे। यानी उन्हें क्या कर दो, सारा कुछ छीन लो, लेकिन उन्हें पैसे छापने या पैसे बनाने की शक्ति देकर रखो, वो सारा कुछ कर लेंगे। यह महान शक्ति छीन लो, फिर यह दुनिया ज़्यादा खुशहाल रहेगी और रहने के लिए एक बेहतर जगह होगी। यानी उनसे शक्ति क्या, पैसे बनाने की शक्ति छीन लो, परंतु अगर आप बैंकर के गुलाम बने रहना चाहते हो और अपनी खुद की गुलामी की लागत का भुगतान जारी रखना चाहते हो तो बैंकर्स के पैसों को बनाने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति देकर रखो। यानी आप क्या चाहते हो, गुलामी वाली ज़िंदगी चाहते हो कि हाँ हमारे घर में ये हो वो हो, आज़ाद नहीं होना चाहते तो उन्हें वो शक्ति देकर रखो। आज़ाद होना है तो उनसे शक्ति छीननी पड़ेगी। नेक्स्ट, ग्रंथी का अनुभव। ग्रंथी थे, उनका क्या अनुभव था वो पढ़ते हैं। अब ग्रंथी ने क्या कहा था, ब्रिटिश चैनल में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र, यानी ब्रिटिश चैनल में एक छोटा सा द्वीप है। 1816 में ग्रंथी पर 19,000 पाउंड का एक कर्ज था और आय थी 3,000 पाउंड। अब देख लो, जिसमें से 24,000 कर्ज उतारने से चली जाती थी। 2400 कर्ज उतारने में चली जाती थी, यानी 2400 कर्ज में दे देते थे, 600 बचे थे वो खुद। और बेरोजगारी के कारण लोग द्वीप छोड़कर जाने लगे। फिर सरकार ने 6,000 पाउंड के कर्ज मुक्त नोट छापे, उन्होंने खुद के नोट छाप लिए और सबको रोजगार मिलने लगा। फिर 1820 में 4,500 पाउंड, 21 में 10,000, 24 में 5,000 पाउंड, 26 में 20,000 पाउंड, 37 में 50,000 पाउंड तक जारी कर दिए उन्होंने। और 1940 में ग्रंथी ने 1,42,000 पाउंड की योजना अगले 4 साल के लिए बनाई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ग्रंथी ने 1958 तक कुल 5,42,000 पाउंड जारी किए और पिछले 200 साल में पैसे की मात्रा 25 गुना हो गई, पर महंगाई का दूर दूर तक पता नहीं चला। आज $44,600 का सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ ग्रंथी में 11वें स्थान पर है, जबकि भारत एक विशाल राष्ट्र होने के बावजूद भी $4,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ 141वें स्थान पर है। उसके देखो अपने कितने हैं, 4,000 प्रति व्यक्ति और इनकी 44,000। ये बस करेंसी छापने का फ़र्क है। बस लेंगे हम 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। देखो हम चाहते हैं कि भारत की संसद में एक बिल पास हो जिसके अंतर्गत 5 बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। पहला क्या है, पहला, भारत सरकार देश के कर्ज मुक्त पैसे बनाए जारी करे, न कि व्यावसायिक बैंकों या केंद्रीय बैंकों से ले। दूसरा, अंश रिजर्व बैंकिंग प्रणाली को 100% रिजर्व बैंकिंग प्रणाली में बना दिया जाए। सट्टाबाजी, डेरिवेटिव्स पूरी तरह से बंद किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर मुक्त करके भारत को अमेरिका से मुक्त कराएं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो डॉलर मुक्त हो जाए। इंडियन में करेंसी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, और अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून हटा दिए, दोबारा से नए कानून बनाओ। ये 5 अगर चीज़ हो गई, हमारा देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नेक्स्ट, समाधान हेतु 5 बिंदुओं का विस्तार से अगली पुस्तक में समझाया गया है। भविष्य का भारत और रणनीति। भविष्य का भारत क्या हो सकता है? बर्बादी की ओर बढ़ते हुए भारत का यह कानून बनते ही भारत की तस्वीर बदल जाएगी।
देश के निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहला, महंगाई मुक्त होगा, मंदी मुक्त होगा, बेरोजगारी मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगा, कर्ज मुक्त होगा, कर मुक्त होगा। फिर व्यापारी किसान कर्ज मुक्त हो पाएंगे, तरक्की करेंगे। युवाओं को निश्चित रोजगार मिलेगा, समृद्ध और सुख भारत होगा, स्वतंत्र और स्वावलंबी भारत होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को में एक भी ईमानदार न्यायाधीश है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 21 और 28 के विरुद्ध और हमने मूलभूत अधिकारों का हनन करती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत देश के सर्वोच्च न्यायालय स्वयं निर्णय लेकर इस विरुद्ध आदेश को जारी कर सकता है, लेकिन करता क्यों नहीं भाई? संसद भी यह कानून बना सकती है, पर संसद इन्हीं लोगों से संचालित है, इसलिए संसद पर दबाव बनाने के जोरदार आंदोलन की जरूरत है। सीधी बात, नो बकवास आ गई। सीधी बात क्या है? सीधी बात यह है कि साथियों, सीधी बात यह है कि परिवर्तन बिना किए तो होगा नहीं, और बाहर से करने कोई आएगा नहीं। तो कुल मिलाकर हमें ही कुछ करना होगा। बिना संगठन के बनाए तो लड़ाई जीतने से रहे, और संगठन बनाने के लिए चाहिए संगठन में पूरा जीवन लगाने के लिए कुछ देशभक्त लोग। देशभक्त लोग चाहिए। अब देशभक्तों को अपने अभियान को बढ़ाने के लिए चाहिए होगा साधन, एवं देश की आज़ादी के लिए साधन जुटाने के दो रास्ते हैं। या तो भगत सिंह और उनके साथियों की तरह करें, काकोरी जैसे लूट और पकड़े जाने पर अभियान खत्म, या फिर देश के प्रति लोग ही अपने जिम्मेदार समझें और देश की आज़ादी के लिए आर्थिक सहायता करें। यानी कि या तो काकोरी कांड की तरह और पकड़े जाने पर अभियान खत्म, और या फिर देश के प्रति लोग ही अपनी जिम्मेदारी समझें। और भाई लोग तो ना समझते भाई जिम्मेदारी, सीधी सी बात है। लोग बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं आजकल, देश के लिए कोई नहीं करता। दूसरा विकल्प ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इसमें अहिंसक तरीके से ताकत बनाकर जीत की ज़्यादा संभावना है, और कोई रास्ता देश को आज़ाद करने के लिए आपके पास हो तो ज़रूर बताएं। समय निकलता जा रहा है, अभी कुछ नहीं किया तो बाद में बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अभी शुरुआत करें तो 5-7 साल में संगठित ताकत बन पाएगी। और अगर फैसला आपके हाथ में है और आप ही तय करना है कि आपको क्या करना है, क्या योगदान करना है या नहीं करना। क्रांतिकारियों का सपना पूरा करने और देश के आज़ाद करने के लिए कुछ लोग पूरा जीवन हमारे साथ इसी कार्य को समर्पित कर रहे हैं। बाकी सभी लोग 100, 200, 500, 1000 रुपये महीने का योगदान अवश्य करें। युवा क्रांति। आप इस पुस्तक को bankjal.com पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। संदर्भ, इस बुक के संदर्भ कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, रेफरेंस, वो आपको बता दिए गए हैं इसमें, तो ध्यान से देख लेना। दिख रहे होंगे आपको वीडियो पॉज करके। अब लास्ट, इन्होंने क्या कहा भाई? दरिद्रता के समस्त स्रोतों को समृद्ध और स्रोत मानना व समष्टि हित कर पानी फेरने की संभावना व क्रियान्वित करना आर्थिक विभिन्नता का मुख्य हेतु है। इस संदर्भ में रवि कुहाड़ द्वारा विचरित बैंकों का मायाजाल अध्ययन अनुशासनहीन सुगमता है। अरे भाई ये देश में फिर बाबा जी बने घूम रहे हैं, इनको ये नहीं पता। जब इनके पता है कि इनको भगत इतने हैं, इसकी भीड़ बहुत लगी हुई है, बागेश्वर वाला हो गया या फिर और बहुत से हो गए जो बाबा जी बने घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि हम राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो बनाएंगे।
हाँ भाई, उनको ये इतना बड़ा गेम समझ नहीं आ रहा है पैसे का क्या खेल है हकीकत में। वो फालतू में ही चौंचलेबाजी कर रहे हैं भाई। फिर तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली धर्म और संस्कृति के विरुद्ध खड़ी है। भारतीय मुद्रा को कर्ज मुक्त बनाने व इस समय इस पर गाय का चित्र अंकित होना चाहिए। हाँ, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए पशुधन आधारित व्यवस्था लानी होगी एवं इस विषय में पुस्तक अवश्य पढ़ें। अन्ना हजारे ने क्या कहा था कि देश के बैंकों का सच जानना है तो यह किताब पढ़ना जरूरी है, विशेषतः देश के युवाओं को पढ़ना आवश्यक है। बहुत बढ़िया बात है भाई। कंटेंट को करेंसी से हारने पर प्रयत्न असफल है, वह इस इतिहास किताब से मिलता है। वह करेंसी का जन्मोत्पत्ति से बदलने का कोई बात नहीं करता। युवा क्रांति में एक रस तरुण और संगठन रोहवी को आरजी को हार्दिक आशीर्वाद। पारह नंबर सूत क्या है बकर आयत पारह नंबर 3 सूरत अल बकरत आयत 275 कुरान शरीफ। ये क्या कहते हैं? अल्लाह ने हलाल किया खरीदो, फरोख्त को और हराम किया सूद ब्याज को। उन्होंने क्या कहा कि फरोख्त को और हराम किया सूद यानी ब्याज को, इनको कर रखा है कि ये हराम है। मुसलमानों, अल्लाह का हुक्म है और उसके नबी की हिदायत है कि इस्लाम में ब्याज का लेन देन हराम है, पर आज लगभग सभी लोग इस ब्याज के जाल में फंसे हुए हैं और हमें अनजाने में खुदखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ईमान समाज दोनों ही बर्बाद के मुहाने पर है। और ये कैसे और क्यों है, ये समझने के लिए किताब को ज़रूर पढ़ें। भाई हमारी बुक हो चुकी है कंप्लीट। इसी के साथ हम मिलते हैं कोई नई बुक के अंदर। धन्यवाद आप सभी का। अगर आप लोगों ने इतना देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अभी अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड आपके भी मन में ऐसा है कि भी हमारे जुनून आ गया दिमाग में, हमें तो कुछ करना है अपने देश के लिए, तो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, देवेंद्र बल्हारा जी। उनकी जनता सरकार मोर्चा, हाँ ये पार्टी है, उसको ज्वाइन करें। और वो इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत समय से, और मैं खुद उनसे ज्वाइन होना चाहता हूँ भाई, क्योंकि वो काम कर रहे हैं एक्चुअल में इस चीज़ में, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं वो। बाकी पूरा देश हमारे देश को डुबाने में लगा हुआ है। जितने भी नेता हैं, जितने भी हैं, सारे के सारे, जितने भी ये बाबा बने बैठे हैं, सारे के सारे देश, ये बाबा तो काहे के हैं, ये बाबा नाम है ऐसा इनका, बाबा पता वता ही नहीं, कुछ नहीं, ऐसे फालतू में बने बैठे हैं कि हम देश वैसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, देश का कुछ पता ही नहीं इन्हें है। जो करने वाले काम है वो तो करते ही नहीं है। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद आप सभी का। आपको अच्छी लगी बुक तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।